राइट्स हमारे सब्सटेंटिव राइट्स होने चाहिए, तभी डिक्री की डेफिनेशन में आएगा। प्रोसीजरल राइट्स डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इसका एक एग्जांपल 617। अच्छा, एक चीज है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सब्सटेंटिव राइट माना है, क्रॉस एग्जामिनेशन। कि अगर मान लो, जैसे एविडेंस में कल तक हम जो पढ़ा रहे थे, क्रॉस एग्जामिनेशन का बताया भी था कि ए वर्सेस बी सूट चल रहा है और ए अपना कोई विटनेस लेके आए, उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करने दिया गया बी को। अब अगर ये क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करने दिया गया तो ये सब्सटेंटिव राइट है। क्रॉस एग्जामिनेशन करना सब्सटेंटिव राइट है। ये चीज हमारा डिक्री की डेफिनेशन में आ जाएगा क्योंकि ये सब्सटेंटिव राइट है। बाकी प्रोसीजरल राइट्स नहीं आते हैं। एक चीज और कि राइट डज नॉट इंक्लूड मियर राइट टू सू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ राइट टू सू, ये चीज राइट की डेफिनेशन में नहीं आएगी कि वेदर अ पर्सन हैज राइट टू सू अदर पर्सन। जैसे ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया। अब एक लॉ होता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन, आप लोग ने पढ़ा होगा या सुना होगा। वो क्या कहता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है कि वो पूरी लिस्ट देता है और कहता है कि ये सूट 3 साल के अंदर फाइल होना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन से, ये सूट 10 साल के अंदर फाइल होना चाहिए, इसके बाद नहीं फाइल हो सकता है। तो ए ने अगर एक सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, बी, ए ने अपना प्लेंट दिया, बी ने अपनी डब्ल्यूएस दिया। बी ने अपने डब्ल्यूएस में कहा कि सूट जो है वो 3 साल के अंदर फाइल किया जाना था और अब तो 5 साल हो गए तो ये सूट नहीं चल सकता। कोर्ट ने इस पे एक इशू बनाया और कोर्ट ने कहा कि हाँ सही बात है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई बार नहीं है और ये 3 साल के बाद भी चल सकता है। लॉ में उन्होंने देख के बताया। ये डिसीजन कि राइट टू सू है या नहीं, इस चीज पे आया हुआ डिसीजन डिक्री नहीं माना जाता है। ये सिर्फ प्लेंटिफ का राइट टू सू डिटरमाइन करता है। कि क्यों नहीं डिक्री माना जाता है, इसका रीजन नेक्स्ट लाइन है। ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। ये जो राइट्स हैं, ये राइट्स किस चीज से डील कर रहे हैं? इट मस्ट हैव डिटरमिन्ड द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। वो राइट डील कर रहे होने चाहिए मैटर इन कंट्रोवर्सी से। ऐसे तो राइट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जिस राइट की बात सेक्शन 2 क्लॉज 2 कर रहा है वो राइट डील कर रहा हो मैटर्स इन कंट्रोवर्सी से। इस वजह से मियर राइट टू सू विल नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिक्री। ए और बी के बीच में एक्चुअल कंट्रोवर्सी क्या है, उस कंट्रोवर्सी के राइट पे अगर जजमेंट है, उस चीज को डिक्री कहा जाता है। डिक्री की डेफिनेशन में आएगा। कोई और राइट ए का, कि ए का राइट है सूट फाइल करने का, नहीं है, वो चीज मैटर इन कंट्रोवर्सी से रिलेटेड नहीं, इस वजह से उसको डिक्री की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। तो जुरिस्डिक्शन का जो इशू है, मेंटेनेबिलिटी का इशू है, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। अच्छा, अब लास्ट एसेंशियल हमारा डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ कॉन्क्लूसिव नेचर। कि वो डिटर्मिनेशन जो हुआ है, ये डेफिनेशन देखें हम लोग अगर, तो conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any matters in controversy in the suit. Conclusive determination होना चाहिए। Conclusive determination मतलब कि जिस कोर्ट ने पास किया है उस कोर्ट के अकॉर्डिंग। अब ये नहीं, conclusive determination का मतलब ये कहीं कतई नहीं है कि उसकी अपील ना हो, अलाउड ना हो, ये मतलब नहीं। जिस कोर्ट ने पास किया है वो कोर्ट उसके आगे अब उस पर कुछ ना कर सकती है। उसने डिटरमाइन कर दिया हो राइट, या तो उसने कह दिया हो कि ये जमीन ए की है, या कह दिया हो कि ए की नहीं है, या कह दिया हो बी की है। ये फाइनल डिटर्मिनेशन कर दिया। उसके आगे चल के अपील अलाउड है, पार्टी अपील करेगी, उस चीज से मतलब नहीं। अगर कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन उस कोर्ट ने अपने पावर्स के अकॉर्डिंग कर दिया है तो वो फिर डिक्री बनेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन हुआ हो और सूट भी खत्म हो गया। मतलब हम कह रहे हैं कि डिक्री की डेफिनेशन कहती है कि कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन जरूरी है, तो इसका एक सिंपल सा मतलब यह है कि कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन मतलब सूट खत्म, सूट एंड। ये जरूरी नहीं है। मान लो एक प्लेंट आया, उस प्लेंट से 3 रिलीफ मांगी गई।
पहली रिलीफ मांगी गई कि ये प्रॉपर्टी का कब्जा हमको दे दिया जाए। ए ने प्लेट फाइल किया बी के अगेंस्ट। ए ने कहा कि ये प्रॉपर्टी का कब्जा हमको दे दिया जाए। दूसरी रिलीफ मांगी गई कि बी के पास ये प्रॉपर्टी 10 साल से थी, बी उसका रेंट हमको दें। तीसरी रिलीफ ये मांगी गई कि बी को भविष्य के लिए इस प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। बी शुड बी इंजंक्टेड mandatorily injuncted to interfere in the said property. इंजंक्शन, पोजेशन, रेंट और इंजंक्शन तीनों रिलीफ मांगे गए। अब कोर्ट ने ये कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है वो ए की है और बी को इसमें इंटरफेयर नहीं करना है। ये दोनों चीजें डिटरमाइन कर दी, दो राइट्स। तो कॉन्क्लूसिव डिटरमिनेशन हो गया। इस चीज के लिए डिक्री बन सकती है। रेंट के लिए कोर्ट ने कहा कि एक हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि रेंट इसका कितना होना चाहिए जो कि बी को ए को देना पड़े। इस चीज अभी सूट बचा है, सूट फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, लेकिन दो राइट्स का कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन हो चुका है। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन का ये कतई मतलब नहीं है कि सूट भी फाइनली खत्म। सूट चल, उसके आगे भी चल सकता है। राइट का डिटर्मिनेशन हो गया है। रेंट देना है, कितना रेंट होगा, ये चीज कोर्ट अभी भी सूट चला के डिसाइड करेगी। ये पॉइंट क्लियर है कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन का। It decree may conclusively determine the rights of the parties, although it may not completely dispose of the suit. सूट completely dispose of नहीं हुआ है, खाली राइट conclusively determine जरूरी है। कहीं भी डिक्री की डेफिनेशन में सूट के डिस्पोजल का वर्ड नहीं यूज हुआ है, वो फाइनल डिक्री के सेंस में यूज हुआ है। अब कुछ इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं, जैसे टेम्परेरी इंजंक्शन, कि ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया और ए ने कोर्ट से कहा कि जब तक सूट चल रहा है तब तक आप हमको ये प्रोटेक्शन दे दीजिए कि बी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इसे हम कहते हैं टीआई, टेम्परेरी इंजंक्शन, या फिर स्टे ऑर्डर आप लोग ने सुना होगा कि स्टे ऑर्डर मिल गया है। तो ये जो है ये कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं होता है, ये राइट का डिटर्मिनेशन नहीं होता है। इसमें कोर्ट कहती है ठीक है, जब तक सूट चल रहा है तब तक के लिए आप दोनों लोग इस जमीन को बेचेंगे नहीं। तो ये टेम्परेरी चीज है, इसलिए ये कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन में नहीं आता है। इसलिए जो स्टे ऑर्डर्स होते हैं वो डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आते। कितना क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ पे हम लोग की डिक्री की डेफिनेशन खत्म हुई है, पहला पार्ट खत्म हुआ है 2.2 का। कोई डाउट किसी को? एनीवन? नहीं भैया, ठीक है जी भैया। ठीक। तो ये हम लोग का पहला पार्ट, डिक्री की डेफिनेशन का पहला पार्ट खत्म हुआ। आगे कहता है कि डिक्री में भी ईदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, दो तरीके की डिक्री हो सकती है, प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री भी ऐसी दिखती है, मतलब कुछ उसमें वो नहीं होता है। अभी क्या होता है वो बताते हैं। तो उसके एक्सप्रेशन, डिक्री को एक्सप्रेस करने के लिए हमको यही सब चीजें कि पार्टीज के नाम लिखने ही पड़ेंगे, कोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑपरेटिव पोर्शन जो समझाया था अभी आदेश, वो लिखना पड़ेगा। अब प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है? सेक्शन 2 क्लॉज 2 का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? सॉरी, एक्सप्लेनेशन कहता है कि अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. Exactly same example जो अभी हमने ऊपर बताया कि राइट्स डिटरमाइन हुए लेकिन सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, वही चीज प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब है कि वो डिक्री जहां पे सूट अभी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है लेकिन डिक्री बन गई है। फाइनल डिक्री का मतलब कि अब सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो चुका है। It is final when such adjudication completely disposes of. और फिर ये कहता है कि ये पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है, वो भी बताते हैं क्या होता है। तो प्रिलिमिनरी विच डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन सूट बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। एग्जांपल देखो, सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन मेसने प्रॉफिट्स, ऑर्डर 20 रूल 12, ऑर्डर 20 रूल 12 रूल 13 रूल 14 रूल 15 रूल 16 रूल 18 तक जो डिक्रीज दी गई हैं एग्जांपल्स के तौर पे, यहाँ हमने लिख भी दी हैं, ये प्रिलिमिनरी डिक्री के एग्जांपल्स हैं। इसका एक एग्जांपल हम समझाते हैं।
जैसे आप लोग ने हिंदू लॉ पढ़ा होगा, हिंदू लॉ में राइट्स पढ़े होंगे कि को शेयरर्स और वो होते हैं। अब मान लीजिए ए के 4 बेटे, बी सी डी और ई। अब सी को लगा कि अब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हम साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो सी ने एक सूट फाइल किया ए बी डी ई अपने फादर और बाकी 3 भाइयों के खिलाफ, सी वर्सेस ए बी डी ई। और सी ने कहा कि इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दिया जाए और जिसके हिस्से में जितना आए वो अपना हिस्सा ले ले। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ सब वो करके कोर्ट ने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि सबका हिस्सा हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कितना होगा, 1/5 होगा। इनकी मान लो वाइफ मर चुकी है, नहीं, 1/5 होगा सबका हिस्सा, कि सी का 1/5, ए का 1/5, बी का, डी का, ई का। ये चीज एक डिक्री बनेगी। ऑर्डर 20 में पार्टीशन और प्रॉपर्टी रूल 18 बताता है कि ये जब राइट डिटरमाइन कर दिया जाएगा कि हाँ सी का 1/5 राइट है इस प्रॉपर्टी में, तो 1/5 राइट सी का है और ए का, बी का, डी का, ई का, इनका भी 1/5 है। ये चीज एक डिक्री बनेगी। अब क्या करेगी कोर्ट, अभी सूट खत्म नहीं हुआ है, अब कोर्ट डिक्री बनाने के बाद, राइट डिटरमाइन करने के बाद, यहाँ पे राइट डिटरमाइन हो गया, अब इसके बाद कोर्ट क्या करेगी, इसके बाद कोर्ट एक इंक्वायरी सेटअप करेगी या किसी को भेजेगी कि इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे बंटवा दीजिए कि सबको 1/5 हिस्सा मिल जाए, कि इतना पोर्शन ए को दे दीजिए। अभी क्या हुआ है, अभी ये पूरी प्रॉपर्टी में बस इतना पता चला है कि 1/5 ए का है या सी का है। इसमें से कौन सा पोर्शन सी को मिलेगा ये फिर इस डिक्री बनने के बाद होगा। वो वाला पोर्शन जो सी को मिलेगा उसकी फिर एक अलग डिक्री, ये फाइनल डिक्री बनेगी। इस डिक्री बनने के बाद अभी काम बचा था, इस डिक्री बनने के बाद उस पोर्शन को एक्चुअली में डिवाइड करवाना था कोर्ट को। जब ये डिवाइड वाली डिक्री बनेगी इसके बाद कोर्ट का कोई काम नहीं बचेगा, तो ये फाइनल डिक्री हो जाएगी, ये हमारी प्रिलिमिनरी डिक्री हो जाएगी। क्लियर ये चीज, ये पॉइंट समझ में आया? भैया एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा देखिए, हम लोग प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री का वो देख रहे हैं कि प्रिलिमिनरी डिक्री का एग्जांपल समझने के प्रिलिमिनरी होती क्या है हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ए ने अपने 3 भाइयों के खिलाफ सूट फाइल किया, ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम लोग की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग के बीच में बांट दिया जाए। अब सबसे पहले कोर्ट पार्टीशन सूट में क्या करती है, कोर्ट राइट डिटरमाइन करती है कि आप लोग का कितना राइट है। तो चूंकि चारों भाई हैं तो इस प्रॉपर्टी में कोर्ट कहेगी कि सबका 1/4 राइट, 1/4, कि अगर ये प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो सबको इस 50 लाख का 1/4 1/4 1/4 मिल जाएगा। ये सबसे पहले राइट डिटरमाइन किया कि कितना पोर्शन आपका है, हाउ मच पोर्शन। अब यहाँ पे ये राइट डिटरमाइन हुआ, सूट में राइट डिटरमाइन हो रहा है, कोर्ट एविडेंस और सब देखी होगी कि हाँ ये भाई हैं, इनके सगे भाई हैं, फादर एक थे। एडजुडिकेशन किया कोर्ट ने, एक्सप्रेस किया कोर्ट ने कि आपका 1/4 है, तो ये डिक्री के सारे एसेंशियल्स फॉलो हो गए। तो यहाँ पे एक डिक्री बन जाएगी कि 1/4 भाग आपका है इस प्रॉपर्टी में, हाउ मच। अब इसके बाद क्या काम बचा कोर्ट का, इसके बाद कोर्ट को ये भी तो बताना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी में से कौन सा 1/4 आप लेंगे, विच 1/4। ये विच 1/4 डिसाइड करने के लिए कोर्ट फिर एक डिक्री बनाएगी, डिसाइड करेगी कि अच्छा ये पूरब साइड का आप ले लीजिए, पश्चिम का छोटे भाई को दे दीजिए, इस तरीके से। ये चीज होने के बाद कोई काम नहीं बचेगा, तो ये चीज फाइनल डिक्री हो गई। ये जो डिक्री बनी थी जो सिर्फ राइट बता रही थी, ये चीज प्रिलिमिनरी डिक्री हो गई। आप समझ में आया, अब क्लियर है? जी भैया क्लियर हो गया। ये बाकी भी
एग्जांपल्स हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ मेसने प्रॉफिट, ये एग्जांपल हम समझाएंगे अभी जब मेसने प्रॉफिट पढ़ाएंगे डेफिनेशन क्लॉज में, उसके बाद ये एग्जांपल समझा देंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ मेसने प्रॉफिट का सूट कैसे प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री बनाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सूट, प्रीएम्पशन ऑफ सूट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये याद कर लीजिएगा। ये आपके पीटी में भी आ सकते हैं, आपके मेंस में अगर प्रिलिमिनरी डिग्री आता है तो आप एग्जांपल्स लिखेंगे आपके एग्जाम में अगर आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है कि वेदर देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री इन द सेम सूट। क्या एक ही सूट में, ए वर्सेस बी के सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है? फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नथिंग इन सीपीसी टू प्रोहिबिट पासिंग ऑफ मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री। कि सीपीसी में ऐसा कोई बार नहीं है जो कहता हो कि एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री नहीं हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए कोई पिछला एग्जाम्पल ही लेते हैं हम अपना एग्जाम्पल के कि ए बी सी डी इन 4 लोगों में कोर्ट ने ये प्रिलिमिनरी डिग्री बना दी कि आप लोग की 1/4 हिस्सा है। इसके बाद फिर कोर्ट फाइनल डिग्री बनाती है अपना। लेकिन इस डिग्री के बनने से पहले ही क्या हुआ, इस डिग्री के बनने से पहले बी की डेथ हो गई। अब बी की डेथ हो गई तो, और बी के कोई बच्चे नहीं है, तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? इन्हीं तीनों में जाएगी। तो फिर ये राइट 1/4 ना होके कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 लोगों में बट रही है प्रॉपर्टी, 1/3 हो जाएगा, राइट। तो फिर यहाँ पे डेथ के बाद फिर से एक प्रिलिमिनरी डिग्री बनेगी, ये सेकेंड प्रिलिमिनरी डिग्री। और फिर इस प्रिलिमिनरी डिग्री के बेसिस पे फाइनल डिग्री बनाई जाएगी कि अब इसमें से प्रॉपर्टी में से 3 हिस्से कैसे किए जाए। तो ये एग्जाम्पल है जहां पे हमारा एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है। एग्जाम्पल क्लियर है? ये हमने यहाँ पे लिख भी रखा है। सेक्शन 97 जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक चीज और देखेंगे कि जो प्रिलिमिनरी डिग्री है, सबसे पहले प्रिलिमिनरी डिग्री बनेगी, उस प्रिलिमिनरी डिग्री के बेसिस पे फाइनल डिग्री बनेगी। तो आप सेक्शन 97 कहता है कि अगर आप प्रिलिमिनरी डिग्री से एग्रीव्ड हैं, कि आपको लग रहा है कि प्रिलिमिनरी डिग्री गलत है, तो आप इसको तुरंत अपील कीजिए। फाइनल डिग्री एक बार बन गई, उसके बाद आप प्रिलिमिनरी डिग्री को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आपको प्रिलिमिनरी डिग्री को उसके बनने के बाद ही चैलेंज करना पड़ेगा। फाइनल डिग्री बनने के बाद आप प्रिलिमिनरी डिग्री को चैलेंज नहीं करेंगे। ये सेक्शन 97 जब देखेंगे तब हम लोग ये चीज देखेंगे। फाइनल डिग्री क्या होता है? जहां पे सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाए। ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया कि ये जमीन मेरी है, जमीन का मालिक मैं हूँ। कोर्ट ने कहा कि हाँ आप इस जमीन के मालिक हैं, आपको इसका पोजीशन मिलना चाहिए, दिस इज फाइनल डिस्पोजल। इसके बाद कुछ नहीं बचा। हमारे इस वाले केस में जब ये वाली प्रिलिमिनरी डिग्री बन गई, इसके बाद जब ये हुआ कि हाँ ए को ईस्ट का दे दिया जाए, बी को वेस्ट का दे दिया जाए और सी को साउथ का दे दिया जाए, तो ये हमारा इसके बाद केस में करने को कुछ नहीं बचा, तो ये हमारा फाइनल डिग्री हो गई। फाइनल डिग्री हमेशा प्रिलिमिनरी डिग्री से पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि फाइनल डिग्री प्रिलिमिनरी डिग्री के आधार पे ही बनती है। जब प्रिलिमिनरी डिग्री ने कहा कि 1/4 पार्ट है, तो फाइनल डिग्री कहेगा कि चार लोगों में बांटा जाएगा। प्रिलिमिनरी डिग्री ने फिर कह दिया कि नहीं नहीं 1/3 पार्ट है, तो फाइनल डिग्री कहेगा कि नहीं, तो फिर 3 लोगों में बांटा जाएगा। तो प्रिलिमिनरी डिग्री हमेशा फाइनल डिग्री के सबऑर्डिनेट, सॉरी फाइनल डिग्री हमेशा डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट होती है प्रिलिमिनरी डिग्री पे। अच्छा, एक कंडीशन समझिए कि प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई है, उसके खिलाफ अपील कर दी गई, इन द मीन टाइम फाइनल डिग्री भी पास हो गई कि किसी केस में ए वर्सेस बी के केस में एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई जो कि ए के अगेंस्ट थी, ए को अच्छी नहीं लगी, तो ए ने इसके खिलाफ अपील कर दी हायर कोर्ट में। अब इस तब तक जब तक ये अपील पेंडिंग है तब तक कोर्ट, नीचे की कोर्ट ने क्या किया कि प्रिलिमिनरी डिग्री के बेसिस पे एक फाइनल डिग्री बना दी। इस अपील में क्या हुआ? फाइनल डिग्री बन गई। इस अपील में क्या हुआ कि इस प्रिलिमिनरी डिग्री को कोर्ट ने कहा कि ये गलत बनी है, तो अब इस फाइनल डिग्री का क्या होगा? एनीवन? इसका आंसर अभी अभी जस्ट हमने बताया है। फिर से बता दीजिएगा, थोड़ा हम समझ नहीं पाए। क्वेश्चन अभी समझा। क्वेश्चन ये है कि एक केस है ए वर्सेस बी। इस केस में
सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी डिक्री बनी। ये प्रिलिमिनरी डिक्री ए ने क्या किया, चैलेंज कर दी हाई कोर्ट, अपील कर दी ए ने इसके अगेंस्ट। ये अपील पेंडिंग है अभी। जब ये अपील पेंडिंग है, उसी बीच में नीचे की कोर्ट ने क्या किया, इस प्रिलिमिनरी डिक्री के बेसिस पे फाइनल डिक्री बना दी। अब ये फाइनल डिक्री बन गई हमारी। इस फाइनल डिक्री के बनने के बाद क्या हुआ, ये जो पेंडिंग अपील थी इसमें प्रिलिमिनरी डिक्री को कैंसिल कर दिया गया कि प्रिलिमिनरी डिक्री, अब ये प्रिलिमिनरी डिक्री जो बनी थी वो गलत है, वो कैंसल्ड। अब इस फाइनल डिक्री का क्या हो, सर क्वेश्चन पे सेटिस्फाइड हो जाएगी भैया ये, फिर और क्या दोबारा सर फाइनल डिग्री मानी जाएगी ना, डिग्री मानी जाएगी सर भैया? नहीं, हमने अभी बताया था कि फाइनल डिक्री हमेशा सबऑर्डिनेट होती है प्रिलिमिनरी डिक्री के। फाइनल डिक्री डिपेंडेंट होती है प्रिलिमिनरी डिक्री के। जब प्रिलिमिनरी डिक्री ही कैंसिल कर दी गई तो फाइनल डिक्री अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अभी जस्ट हमने यही लैंग्वेज, हाँ, कि फाइनल डिक्री इज डिपेंडेंट ऑन एंड सबऑर्डिनेट टू द प्रिलिमिनरी डिक्री। जब प्रिलिमिनरी डिक्री ही जीरो हो गई तो फाइनल डिक्री तो फिर बच ही नहीं सकती। ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्या अब जैसे प्रिलिमिनरी डिक्री में तो हम लोग ने देखा कि एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है। क्या देयर बी मोर देन वन फाइनल डिक्री, क्या किसी केस में एक से ज्यादा फाइनल डिक्री हो सकती है? अगर कॉज ऑफ एक्शन एक है, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। कॉज ऑफ एक्शन अगर एक है तो एक ही फाइनल डिक्री होगी। लेकिन अगर एक, दो या दो से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन एक ही सूट में जुड़े हुए हैं तो एक से ज्यादा फाइनल डिक्री हो सकती है। कि जैसे ए ने बी के खिलाफ अगर सूट फाइल किया कि ये बी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी में कब्जा करके बैठे हैं, इनको खाली कराया जाए, और जितने दिन इन्होंने कब्जा किया है उतने दिन मैं इस प्रॉपर्टी से 5,000 रुपए किराया वसूल कर सकता था, वो भी दिलाया जाए। तो कोर्ट ने पहले तो कह दिया कि ठीक है, आप कब्जा आपका पोजीशन पे दे दिया, तो ये फाइनल हो गया। उसके बाद सेकंड रिलीफ, सेकंड कॉज ऑफ एक्शन पे कोर्ट ने कहा कि हाँ, जितने दिन बी ने कब्जा किया उतने दिन आप इस प्रॉपर्टी को अगर किराए पे चढ़ाते तो हर महीने 5,000 रुपए मिलते, तो आपके मैसने प्रॉफिट्स कहते हैं उन चीजों को, तो वो भी आपको दिलाए जाएंगे। इस पे जो डिक्री थी वो भी फाइनल। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो फाइनल डिक्री बन गई, एक पोजीशन के लिए, एक मैसने। लेकिन फाइनल डिक्री दो तभी बनेगी, शंकर वर्सेस चंद्रकांत में कहा कि जब टू और मोर कॉज ऑफ एक्शन आर जॉइंट टुगेदर। अगर सिंगल कॉज ऑफ एक्शन है तो दो फाइनल डिक्री नहीं बनेगी। पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल भी यही होता है, सूट फॉर पोजीशन एंड मैसने प्रॉफिट। जब मैसने प्रॉफिट, अभी जस्ट इसका अगला टॉपिक है वो पढ़ाएंगे, तब ये एग्जांपल हम एक बार फिर से यहाँ पे आएंगे, तब ये एग्जांपल और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? जी भैया। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ डिक्री। अब इसमें दो चीजें और जोड़ी गई कि डिक्री को शैल डीम्ड टू इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेन एंड ये रिजेक्शन ऑफ प्लेन मतलब ऑर्डर 7 रूल 11, और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। 144 में अगर कोई क्वेश्चन डिटरमाइन किया जा रहा है, इन दो चीजों को प्रिलिमिनरी डिक्री में माना गया कि ये दोनों चीजें भी, सॉरी, ये दोनों चीजें भी डिक्री मानी जाएंगी। तो ये इतना अभी ध्यान रखने के लिए इतना सफिशिएंट है कि ये दो चीजें डिक्री मानी जाएंगी। जब हम ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़ेंगे तब हमको और क्लियर समझ में आएगा कि क्या होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेन, और जब 144 देखेंगे तब ये चीज और क्लियर होगी। अभी के लिए इतना जानना हम लोग के लिए सफिशिएंट है कि दो चीजों को डीम कर लिया गया है कि ये दो ऑर्डर्स अगर हुए हैं तो वो डिक्री माने जाएंगे। वन इज ऑर्डर 7 रूल 11 एंड सेकंड इज सेक्शन 144। और दो चीजों को कह दिया गया है कि नहीं माने जाएंगे। पहला, कोई ऐसा एजुडिकेशन जिसके अगेंस्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर लाई करता हो, मतलब जिसके अगेंस्ट ऑर्डर 43 में अपील लाई करती है, वो चीज डिक्री नहीं है। ये ऑर्डर 43 पढ़ते समय समझाएंगे। और जो डिसमिसल इन डिफॉल्ट है, डिसमिसल इन डिफॉल्ट वाला तो हम बता चुके हैं कि अगर डिसमिसल इन डिफॉल्ट हुआ है तो वो भी डिक्री नहीं मानी जाएगी। दो चीजों को डिक्री माना गया है, दो चीजों को डिक्री नहीं माना गया है एक्सप्रेसली। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर डिक्री। इसमें ये पॉइंट हमको अभी मैसने प्रॉफिट वाला एक फिर से समझाना है, वो हम जब मैसने प्रॉफिट की डेफिनेशन पढ़ा लेंगे उसके बाद समझाएंगे तो ज्यादा इजीली और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
और 144 और 711 हम लोग को देखना है। यहाँ तक समझ